हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राह्मी क्लासेस। सो माय न्यू वीडियो इज़ हियर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, जो हमारा 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी का, एंड ऑब्वियसली केमिस्ट्री का भी फर्स्ट चैप्टर है हमारा ये। तो आज मैं पढ़ाऊँगी अपने नोट्स से। तो लेट्स स्टार्ट। केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जो हमारे नॉर्मल लाइफ में हमें जो चेंजेस दिख रहे हैं किसी दो अलग अलग सब्सटेंसेस से, या किसी एक सब्सटेंस से दूसरा नया सब्सटेंस बनना इज केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। ये एक केमिकल रिएक्शन है जो हमने इक्वेशन फॉर्म में रखी है। इक्वेशन फॉर्म में हम कह सकते हैं, मतलब किसी भी सब्सटेंस का सिंबलिक फॉर्म यूज़ करके उसे इस फॉर्म में लिखना इक्वेशन। जैसे ये है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो हम अगर इसे वर्डिंग्स में कहेंगे, सो when hydrogen and oxygen mixes it forms a new substance called water। लेकिन हम इतना ना बोल के एक इक्वेशन फॉर्म में लिखते हैं जिससे हमें दिख रहा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर फॉर्म हो रहा है। ओके, अब आप लोगों ने डाल्टन का लॉ पढ़ा होगा 9th क्लास में, कंजर्वेशन ऑफ मास या कंजर्वेशन ऑफ एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। 3rd चैप्टर है आप लोगों का 9th क्लास का वो। उस चैप्टर में हम लोगों ने डाल्टन का जो लॉ पढ़ा था वो कहता है कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास ना कभी बन सकता है ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है। आइटम्स की भी बात सेम होती है, मतलब अगर आइटम क्रिएट हो रहा है या डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब मास भी। तो इसके लिए हम लोग जो इक्वेशन ये पॉसिबल नहीं हो पाती है। इसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या फिर इसका दूसरा नाम होता है स्केलेटल इक्वेशन, जो अनबैलेंस्ड होती है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर H2 है, यहाँ पर भी H2 है, लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं एंड यहाँ पर सिर्फ एक। तो एक ऑक्सीजन गया कहाँ? और अकेला ऑक्सीजन तो हमारा एग्जिस्ट करता ही नहीं है अगर एक्सेप्शनल केस को ना देखा जाए तो। इसीलिए डाल्टन के लॉ के अकॉर्डिंग उसे ओबे करने के लिए हम इस इक्वेशन को ऐसा बैलेंस करेंगे कि इधर और इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन के एंड राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में इक्वेशन बैलेंस हो जाए। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ 2 एंड यहाँ पे लगा दूँ 2, मतलब अगर 2 मॉलिक्यूल H2 का एक मॉलिक्यूल, H2 का दूसरा मॉलिक्यूल एंड O2 का एक मॉलिक्यूल, जब ये मिलेगा तब हमें मिल रहे हैं 2H2O। तो O2 का एक ये O है और इसका दूसरा वाला O जाएगा दूसरे H2 के साथ, H2O, H2O। तो ये 4H है, 4H है, यहाँ पर भी 4H है प्रेजेंट, O2 एंड यहाँ पे भी O2। ये 2 का मीनिंग ये पूरे से होता है, सिर्फ H से नहीं होता है। हम कभी लेकिन ब्रैकेट नहीं यूज़ करते हैं केमिस्ट्री में, वो मैथ्स का साइन हो जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा कि जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एंड एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिल रहे हैं तब हमें मिल रहे हैं 2 मॉलिक्यूल वाटर के। तो ये होती है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। और कभी भी आप अगर एग्जाम में ये ध्यान रखें, इक्वेशन लिखें तो कोशिश करें कि बैलेंस्ड इक्वेशन ही लिखें, ताकि आप लोगों के मार्क्स कटने के चांसेस कम रहें। अदरवाइज कुछ टीचर्स ऐसे मे बी बैलेंस्ड इक्वेशन ना लिखने पर भी हाफ मार्क कट कर ले, हाफ मार्क की भी बहुत वैल्यू होती है। सो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल रिएक्शन टाइप उसके। तो बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। फर्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, स्टूडेंट्स आपके लिए ये बेटर होगा कि आप लोगों को अगर हेल्प चाहिए हो तो आप लोग वीडियोस पॉज कर करके नोट डाउन भी कर सकते हैं।
अदरवाइज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं अपने इंस्टाग्राम की, तो आप लोगों को वहाँ से मैं नोट्स प्रोवाइड कर सकती हूँ। नाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, and the fourth last one is double displacement reaction. ये 4 टाइप की हमारी मेन रिएक्शंस होती है। फर्दर इनमें टाइप्स है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर मैं इसे लिखूँ इन जनरल फॉर्म, तो जब दो अलग अलग सब्सटेंसेस कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं, दैट इज़ आवर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे मैंने अभी इक्वेशन लिखी थी H2 + O2 gives H2O, तो दो अलग अलग सब्सटेंसेस थे H2 and O2, एंड उस थर्ड न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया था, एंड दैट इज आवर वाटर H2O। दो कंबाइन हो रहे हैं, नाम से समझ आ रहा है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन बन रहा है मतलब कंबाइन हो रहे हैं। व्हेन two substance different substances combine to form a new substance is called combination reaction। सेकेंड वन इसी का ऑपोजिट है, डिकम्पोज हो रहा है मतलब टूट रहे हैं। तो इसका जनरल फॉर्म होगा जब एक सब्सटेंस दो अलग अलग नए सब्सटेंसेस में डिवाइड हो जाए, सो दैट इज़ आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे अगर, सो फॉर एग्जांपल AB + C, ये एक सब्सटेंस है हमारे, जैसे H2O था तो उसमें ये H2 और O सपोज कर सकते हैं हम, ठीक है। एंड एक सब्सटेंस है C, जब ये AC + B, यहाँ पे आयन एक जगह से शिफ्ट हो रहा है दूसरे सब्सटेंस के साथ, डिस्प्लेस हो रहा है, एक से डिस्प्लेस होकर के दूसरे में लग रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसी से समझ आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जिसमें दोनों सब्सटेंसेस में होता है। फॉर एग्जांपल AB + CD gives ADS and +CB। आयनिक एक्सचेंज से ये पॉजिटिव के नेगेटिव, ये आप लोगों ने पढ़ा ही होगा 9th में। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हमारा एक सब्सटेंस है सॉल्ट, जिसमें Na+ है, Cl- है, तो प्लस के साथ में हमेशा माइनस जुड़ता है, एंड प्लस वाला सब्सटेंस हमेशा आगे होता है एंड नेगेटिव वाला एलिमेंट हमेशा बाद में लगता है। तो जाहिर सी बात है A पॉजिटिव है, C पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जुड़ेगा AD एंड CB। BC नहीं लिखा मैंने बिकॉज पॉजिटिव हमेशा पहले लिखते हैं, ओके। तो जब आयन का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब इस पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव, दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ओके। इनके हम लोग एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये जनरल फॉर्म है। तो कभी भी अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हेन टू डिफरेंट सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फिर उसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद उसके एग्जाम्पल ज़रूर लिखें, भले पूछा हो ना पूछा हो, बिकॉज 10th बोर्ड क्लास है। आपको मार्क्स गेन करने के लिए कहीं पे भी मौका नहीं छोड़ना है कि टीचर वहाँ पे मार्क्स काटे, क्योंकि आप वहाँ पे बोर्ड में जाके टीचर से नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे मार्क्स कटे हुए हैं, ओके। तो इसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं हम लोग। Mg + O2 gives MgO। अब आप लोगों ने लास्ट ईयर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब क्रॉस करके वैलेंसी कैसे एक्सचेंज करना है वो तो आप लोगों ने सीखा है, तो इसलिए मैं ये नहीं बताऊंगी कि यहाँ MgO क्यों हुआ, MgO2 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसकी भी 2 होती है वैलेंसी, इसकी भी 2 होती है, तो कैंसिल होकर के MgO हो गई। अब इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंसिंग मैं बाद में बता देती हूँ, पहले ये चारों टाइप पढ़ा देती हूँ, उसके बाद बैलेंसिंग सिखा देंगे। तो बैलेंसिंग कर तो देते हैं, 2 2 देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी 2 Mg हो गया, यहाँ पर भी 2 हो गया, O2 एंड ये 2O। ब्रैकेट नहीं लगाया है क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म हो जाता है, साइंस में हम लोग सिंगल लगा करके भी समझ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1,
एग्जाम्पल नंबर 2, हाँ, आयन प्लस सल्फर, S स्टैंड फॉर सल्फर, Fe स्टैंड फॉर फेरस और फेरिक। फेरस की वैलेंसी, आयन के दो होते हैं, आयन का जो हमारा केमिकल नेम होता है वो फेरस भी हो सकता है एंड फेरिक भी हो सकता है। फेरस मतलब जिसकी वैलेंसी 2 हो, फेरिक मतलब जिसकी वैलेंसी 3 हो। इसी टाइप से कॉपर का भी होता है, क्यूप्रस जिसकी वैलेंसी 2, क्यूप्रिक जिसकी वैलेंसी 3। ऑलराइट, तो अगर एग्जाम्पल दिया जाए, अगर आपको बोला जाए कि फेरस ऑक्साइड फॉर्म करना है, तो आपको ऑक्सीजन का पता है 2 होता है, तो फेरस ऑक्साइड के लिए Fe+O बना लेगा FeO। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की भी 2 है, इसकी भी 2 है, कैंसिल आउट होकर के ये हो गया। पर अगर आपको क्वेश्चन में फेरिक ऑक्साइड दिया, फेरस ऑक्साइड ना दे करके, तो उसमें आपका होगा Fe2 ऑक्सीजन का एंड 3 फेरिक का, क्योंकि उसकी वैलेंसी यहाँ पर आ जाती है 3। तो इसीलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में ज़रूर रखनी है, बहुत कंफ्यूजिंग होती है कभी कभी। तो यहाँ पर हम लोग नॉर्मल ले रहे हैं 2 वैलेंसी के लिए, S सल्फर जिसका नंबर होता है, एटॉमिक नंबर होता है 16, तो उसकी भी 286 की वजह से, जो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था लास्ट ईयर, 2 then 8 then 8 एंड फर्दर, उसके अकॉर्डिंग 286, तो बच जाएंगे 2, इसकी वैलेंसी भी 2, इसकी वैलेंसी भी 2, तो FeS। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, बुक में आपको और भी एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा सेकेंड टाइप का रिएक्शन है। पहला हम लोगों ने कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे A जब B एंड C तो डिफरेंट सब्सटेंसेस में डिवाइड होता है तब। जैसे इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने 2 दिए हैं, जैसे A की जगह पे हम लोगों ने लिखा CaCO3, इट मीन्स कैल्शियम एंड कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी होती है 2+ एंड कार्बोनेट CO3, इसकी होती है 2-, तो इसलिए ये हो गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसे डिवाइड किया गया तब ये बना कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब CaO, Ca स्टैंड फॉर कैल्शियम एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल है PbNO3 होल ट्वाइस। Pb स्टैंड फॉर लेड, NO3 नाइट्रोजन ऑक्साइड, एक्चुअली नाइट्रिक ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, PbNO3, Pb की वैलेंसी होती है 2, तो इसलिए इसके साथ में यहाँ पर 2 लगा हुआ है एंड NO3 की वैलेंसी होती है 1, तो 1 यहाँ पर है, तो 1 तो हम कभी लिखते ही नहीं है। जैसे मैथ्स में हम लोग 2/1 लिखेंगे, इसका मतलब भी 2 है, इसलिए हम 1/1 कभी नहीं लिखते हैं। तो वैसे यहाँ पर 1 नहीं लिखा है, PbNO3 होल ट्वाइस। इसे डिवाइड किया फर्दर हमने, तो 2PbO, 2 यहाँ जो लगे हुए हैं ये 2, 4, 6, ये बैलेंस इक्वेशन है। बैलेंस ये भी है, इसे हम स्केलेटल नहीं बोलेंगे बिकॉज यहाँ पर भी एक C है, एक C है, एक C O 1 2 3 एंड ये O 3 है, तो इसलिए दोनों साइड से ये है बैलेंस है, इसलिए इसमें कोई नंबर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक एक मॉलिक्यूल्स मिलकर भी बना सकते हैं, बट इसमें नहीं है। जब 2 मॉलिक्यूल्स PbNO3 होल ट्वाइस के ऐड होते हैं तब वो 2 PbO 4 NO2 एंड नाइट्रोजन एंड एक मॉलिक्यूल बनाता है O2 ऑक्सीजन का। ओके, अब आगे हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन के पार्ट्स, थर्मल, फोटो एंड इलेक्ट्रिकल। थर्मल डिकम्पोजिशन जो हीट की वजह से, थर्मल वर्ड से समझ आ रहा है, हीट की वजह से जो डिकम्पोज होता है। इसका एग्जाम्पल है FeSO4, मतलब फेरस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर सॉरी SO4 का होता है हमारा 2। Fe फेरस इसलिए बोला मैंने क्योंकि अगर SO4 का 2 होता है
परस मिला करके एंड फिर हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाते हैं, प्रोजेक्ट्स मिलते हैं हमें जो, वैसे ही कुछ है। NaCl और कॉमन सॉल्ट, तो जिससे यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, तो वो एक Na मतलब सोडियम एंड क्लोरीन Cl2 अलग अलग कर देगा। हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन इतना ही। और थर्ड वन टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर से जनरल फॉर्म है AB+C गिव्स AC+B, मतलब AC + B। एग्जाम्पल्स देखते हैं। कॉपर ऑक्साइड CuO + Mg, मैग्नीशियम गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड के साथ देखिए Mg हमारा प्लस है, ओके, जो एंड Cu हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज़ होती है, रिएक्टिविटी बहुत मैटर करती है। अगर ज़्यादा रिएक्टिव है, मतलब अगर एग्जांपल दिया जाए, एक लोहा रखा है मैंने बीच में एंड साइड एक, जो सपोज एक लोहे का टुकड़ा है, एक मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, एक मैग्नेट यहाँ रखा हुआ है, इसका ज़्यादा पावर है, इसका कम पावर, प्लस माइनस से कुछ नहीं है, ज़्यादा एंड कम पावर बता रही हूँ मैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास ज़्यादा पावर होगी वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगा हमारे लोहे को, एंड दूसरा वाला एज इट इज़ रह जाएगा। तो एक एग्जांपल है सिंपल सा जिससे समझा रही हूँ मैं, CuO + Mg। अगर मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तभी वो कॉपर की जगह हटा करके अपने आप को लगा सकता है। अदरवाइज अगर यहाँ पे Mg, ये कभी रिवर्स नहीं हो पाएगा। अगर MgO + Cu लिखूँ मैं, तो आगे ये फॉर्म करके CuO + Mg नहीं हो पाएगा। क्यों? बिकॉज कॉपर कम रिएक्टिव है, कम अट्रैक्ट कर पाएगा ऑक्सीजन को एज कम्पेयर टू मैग्नीशियम, इसलिए ये रिएक्शन हुई CuO + Mg गिव्स MgO + Cu। रिएक्टिविटी सीरीज भी बता दूंगी मैं आपको, जिससे आपको याद हो जाएगा कि कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा कम रिएक्टिव है। सिंपल सी ट्रिक से याद करवाऊंगी तो आपको जल्दी हो जाए। Fe + HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है नेचर में, आयन। FeCl2, हाइड्रोजन कम रिएक्टिव होता है, दैट्स वाई Cl जाके जुड़ गया Fe के साथ, FeCl2। यहाँ पर हमें दिख रहा है 2 एंड Cl की होती है 1, तो ये फेरस है, ओके, फेरस क्लोराइड + H2 हाइड्रोजन। थर्ड वन इज CuCl2, मतलब कॉपर क्लोराइड + लेड Pb गिव्स PbCl2 + Cu, आयन लेड क्लोराइड + कॉपर। और भी एग्जाम्पल्स हैं आयोडीन के साथ, या कह सकते हैं NO3 के साथ, पर हम अभी इतने नहीं पढ़ेंगे, आपकी बुक में हमें सब मिल जाता है। अब है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ एंड लास्ट। इसके बाद जितने भी है वो इन्हीं के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। इसका जनरल फॉर्म है AB + CD गिव्स AD + CB, आयनिक एक्सचेंज हो रहा है इसका प्लस इसके माइनस के साथ। एग्जाम्पल के लिए NaBr + HCl, NaBr है हमारा सोडियम ब्रोमाइड, Br ब्रोमाइड के लिए स्टैंड करता है। NaBr + HCl गिव्स NaCl कॉमन सॉल्ट + HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। BaCl2 बेरियम क्लोराइड + CuSO4 कॉपर सल्फेट गिव्स BaSO4, वही है, आयनिक एक्सचेंज हो रहा है, + CuCl2। NaOH + HCl, NaCl + H2O, ये वाला कैसे हुआ है मैं बता देती हूँ। NaCl +- अब इसका ये प्लस है और इतना पूरा माइनस है, तो HOH लिखने की जगह H2O वाटर लिख दिया है। सो दैट्स इट। इस वाले रिएक्शन में तो इतना ही है। फर्दर हमारे टाइप्स होते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ये जितनी भी रिएक्शन है ये सारी उन्हीं 4 मेन टाइप्स के अंदर इंक्लूड होती है। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन दोनों हो रहा हो उसे हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में RED स्टैंड्स फॉर रिडक्शन का रिड, एंड OX ऑक्सीडेशन के लिए, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली साथ में होते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन जिसमें एडिशन ऑफ O2 हो रहा है, मतलब पहले के सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ताकि न्यू सब्सटेंस बने, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन,
जिसे हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एक एटम का निकलना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन किसी एलिमेंट से बाहर निकल के अलग हो रहा है और बचा हुआ एलिमेंट हमारा कंपाउंड फॉर्म कर रहा है, वो होता है ऑक्सीडेशन। इसी का वाइस वर्सा कह सकते हैं, अपोजिट है रिडक्शन, जिसमें एडिशन ऑफ H2 एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसी का अपोजिट है। तो जिस रिएक्शन में ये दोनों चीज़ें होती हैं साथ में, उसे हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ओके, आगे है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहाँ पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे लेट मी क्लियर दैट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जब हम लोग लिखते हैं ऑक्सीजन का जब एडिशन हो रहा है, तो वहाँ पर यूज़ हो रहा है हमारा रिड्यूसिंग एजेंट। जब ऑक्सीडाइज हो कोई चीज़ ऑक्सीडाइज हुई मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है। जब कोई चीज़ रिड्यूस हुई वहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो दोनों में अलग उल्टा होता है। जहाँ पे हमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिख रही है वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है। जहाँ पे हमें हाइड्रोजन रिमूव होते हुए ऐड होते हुए नज़र आ रहा है, वहाँ पर हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रेजेंट मिलता है एंड यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम ये कह सकते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट होता है एंड रिडक्शन रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट, मतलब जहाँ पर सॉलिड चीज़ फॉर्म हो जाती है हमारे से पानी, जैसे हमारा दूध है, दूध में ऊपर मलाई जम जाती है, हम लोग दही जमाते हैं, कर्ड बोलते हैं जिसे, तो उसमें भी ऊपर थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा जमा हो जाता है, सॉरी फॉर द ट्रबल। तो उसमें जब जो चीज़ें जमा होती है सॉलिड थोड़ी सी अलग हो जाती है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्म होना। जैसे इसमें ये एक रिएक्शन है Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस NaCl। तो Na2SO4 एक्वस फॉर्म में, एक्वस AQ स्टैंड फॉर एक्वस। कभी भी रिएक्शंस में ये AQ, S या L ऐसे लिखा जाता है। L का मतलब लिक्विड, S का मतलब सॉलिड एंड AQ का मतलब एक्वस, मतलब पानी में मिक्स है जो, उसे हम एक्वस कहते हैं। मतलब Na2SO4 जो सॉलिड फॉर्म में था उसे हमने पानी में मिलाकर मिक्स कर दिया है, BaCl2 को भी कर दिया है। जब इन सबको हमने मिक्स किया उसके बाद हमें मिला BaSO4 प्लस NaCl। NaCl मतलब सॉल्ट है, वो भी एक्वस फॉर्म में, मतलब ब्राइन, ब्राइन कहा जाता है, जो आपको लास्ट ईयर पढ़ा होगा, BRINE ब्राइन। वाटर में जब सॉल्ट मिक्स है उसे हम कहते हैं, तो वो है। और उसके साथ उस लिक्विड के ऊपर या उसके नीचे जमा हो गया जो हमारा सॉलिड फॉर्म में, वो है हमारा BaSO4 बेरियम सल्फेट, ये है हमारा प्रेसिपिटेट। तो यही होती है हमारी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसमें हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जनरली, एंड ये हम लोग रेगुलर लाइफ में बहुत देखते हैं। हमारा नेक्स्ट है कोरोजन एंड डेंसिटी। कोरोजन, कोई चीज़ कोरोड हो जाती है, मतलब हम जैसे देखते हैं रियल लाइफ में, या आपके स्कूल की बेंचेस ही होती हैं जहाँ पर रस्ट जमा हो जाती है, रस्टिंग बोलते हैं हम जिसको, कि जंग लग गई है, लोहे के ऊपर लग जाती है, दैट इज़ कोरोजन। जिसमें आयन में हमारा ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस की वजह से लोहे के ऊपर कभी भी हवा चल रही है तो वो हवा ऑक्सीजन की अलाई एंड वो मॉइस्ट होती है हमेशा ही। तो H2O इनकी प्रेजेंस में जब ये रस्ट हो जाता है तो उसे हम कहते हैं कोरोड हो जाना, कोरोजन जिस प्रोसेस का नाम है। तो Fe आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस NH2O, N मतलब N मॉलिक्यूल्स, पानी में कितना मॉइस्ट है वो तो हमें, मतलब एयर में कितना मॉइस्ट है हमें ये पता नहीं होता है, तो N लिखा है बैलेंसिंग की वजह से 4 और 3। तो ये बना रहा है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड Fe2O3 डॉट NH2O। डॉट NH2O का मीनिंग होता है इसमें इस मॉलिक्यूल में, इसके एक मॉलिक्यूल में कितना वाटर है। ऐसे आपको और भी आगे मिलेंगे। तो ये बनाया है जिसको हम कहते हैं, इसका एक और नाम होता है रस्ट। तो ये था हमारा कोरोजन, सिंपली जंग लग जाना, कोरोड हो जाना। नेक्स्ट है हमारा रैंसिडिटी। रैंसिडिटी मतलब खराब हो जाना, स्पॉइलेज ऑफ फूड,
खाने के ऊपर पानी और हवा की वजह से जब खराब हो जाता है उसे हम कहते हैं रैंसिडिटी या फैट आ जाना कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने रोटी रख दी 2-3 दिन रखी हुई तो वो ग्रीन हो जाती है, ब्रेड रख दी वो ऐसी हो जाती है, खराब हो गया, दैट मीन्स दैट इज़ अ रैंसिड सब्सटेंस, रैंसिड हो गया, खराब हो गया। सो दैट्स इट। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशंस, कोरोजन के प्रिवेंशंस और रैंसिडिटी दोनों के पढ़ लेते हैं। कोरोजन एंड रैंसिडिटी। तो कोरोड होना मतलब क्या था, हमारा लोहे के ऊपर। तो हम लोगों ने बेसिकली देखा है जितने भी लोहे के आइटम होते हैं हमारे, जितने भी आयन आइटम्स होते हैं उनके ऊपर एक पेंट लगाया जाता है जो ऑयल पेंटेड होता है। तो ऑयल पेंट, एक होता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आयन के आइटम्स के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की लेयर लगा दी जाती है जिससे कोरोड नहीं होता है आयन का आइटम। ये थे हमारे कोरोजन के दो प्रिवेंशन। ऑयल पेंट बहुत कॉमन होता है, गैल्वेनाइजेशन भी बेसिकली किया ही जाता है। रैंसिडिटी, खाने के स्पॉइलेज, हर तरह का खाना तो नहीं, पर एग्जाम्पल के लिए हमारा होता है पिकल। पिकल के हम लोग कर सकते हैं प्रिवेंशन बाय यूजिंग विनेगर। विनेगर का हमारा अगर सिंबलिक केमिकल नेम पूछा जाए, एसिटिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। पिकल के अलावा ये डलता है हम लोगों का जो जैम होता है, सॉस होता है, जो हमारे लेज चिप्स खाते हैं आप लोग, कुरकुरे हैं, जितने भी हमारे स्नैक्स होते हैं, जो फ्राइड स्नैक्स होते हैं जो पैकेटिंग में आते हैं, पैकेज होकर आते हैं, वो उनकी रैंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग विनेगर यूज़ करते हैं जिसका हमारे केमिस्ट्री में नेम होता है एसिटिक एसिड एंड जिसका फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं CH3COOH। यहाँ पर COOH क्यों आया ये हम लोग 4th चैप्टर कार्बन में पढ़ेंगे। सो दैट्स इट। इसके बाद है हमारा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको। तो इक्वेशन में बैलेंस करके बता देती हूँ कुछ आपको। तो एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं Cl2 plus Ki gives KCl plus I2। I stands for iodine, Cl chlorine and K potassium। तो ये हमारा एग्जाम्पल का आपको दिख रहा है डिस्प्लेसमेंट है। हम इसकी बैलेंसिंग करने के लिए देखेंगे सबसे पहले दोनों साइड में सब इक्वल है या कितना कितना है। LHS एंड RHS राइट हैंड साइड, Cl, K और I ये तीनों हैं। Cl LHS में लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, K 1 है, आयोडीन भी 1 है, Cl 1 है, K 1 है, I 2 है। तो हमें यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा Cl को, क्योंकि 2 1 है, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। I को 1 और 2 है, इक्वल है। K तो नहीं है तो उसे बैलेंस करके देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा दें तो Cl 2 भी हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, ये तो बैलेंस हो गया। पर अब K की प्रॉब्लम आ गई तो Cl तो हो गया हमारा 2, Cl हो गया, लेकिन अब K हमारा यहाँ पे 2 हो गया। अब इसके 2 के इसको ओवरकम करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा दिया, तो 2K 2K 2Cl 2Cl, I भी यहाँ पे 2 दिख गए और यहाँ पर भी I 2 दिख गए। दैट मीन्स हमारा इक्वेशन बैलेंस हो गया। तो जब हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड इक्वल दिखने लगे तभी हम कह सकते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस है, अदरवाइज वो अनबैलेंस रहेगी जिसका दूसरा नाम होता है स्केलेटल। अब मैंने यहाँ पे ये लिखा है, दैट डजंट मीन कि यहाँ पे सारे के सारे सेम नंबर होने चाहिए। अगर ये दोनों 1 1 भी होते और बाकी दोनों 2 2 होते तो भी चलता, पर हमारी इक्वेशन के अकॉर्डिंग सारे इक्वल होना ज़रूरी होता है।
एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अब हम ले लेते हैं Al2O3 gives Al plus O2। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अलग अलग कर रहा है, जो हमारा दिख रहा है हमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ये बता दूं कि इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ओके, तो फिर से हम वही कर लेते हैं, LHS एंड RH। Al दिख रहा है और O दिख रहा है, सिर्फ दो है, बहुत इजी है इसको करना, बहुत मज़ा भी आता है। आप लोग करके देखिए ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। Al2O3 Al1O2 दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो Al2 है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम 2 लगा दें, तो यहाँ 2 लगाए तो Al2 हो गया, Al2 हो गया, लेकिन यहाँ O3 है और यहाँ पे O2 है। और अगर यहाँ 3 है, अगर हम यहाँ पे 3 लगा दें तो ये 6 हो गया, और यहाँ पे 2 लगा दें तो ये O3 और 3 2 ज़ा 6, तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, मतलब ऑक्सीजन दोनों हो गए 6। लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम 4 होगा, Al2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे 2 हटा के हम 4 कर देते हैं। अब देखते हैं Al4 Al4 O6 एंड O6। दैट्स हाउ आई बैलेंस दिस इक्वेशन। तो इसी टाइप की और भी इक्वेशंस हैं। अगर आपको और भी ऐसी चीज़ें चाहिए हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करने हैं, तो आप मेरी इंस्टा ID पे जा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आने की बहुत प्रोबेबिलिटी होती है। सो लेट्स सी। नेक्स्ट है हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। हाँ, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, वाई शुड ए केमिकल रिएक्शन बी बैलेंस्ड। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बता दिया था कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी होता है। वो इसीलिए ज़रूरी होता है बिकॉज हमारा डाल्टन का लॉ कहता है बाय कंजर्वेशन ऑफ मास कि दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ऑलराइट, तो कभी भी ना कभी डिस्ट्रॉय हो सकता है ना कभी क्रिएट हो सकता है। तो अगर आपको आंसर चाहिए तो इंस्टा ID पर आ जाइए मेरी, एंड मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर इट इज़ बर्नड इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को कभी भी बर्न करने से पहले, उसकी रिएक्शन को कभी भी यूज़ करने से पहले, केमिस्ट्री लैब में हम लोग जब करते हैं तो उसे कभी भी क्लीन किया जाता है बाय सैंड पेपर। तो वो क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए एंड आंसर बताइए। My next question is, why does the color of copper sulfate solution change when an iron nail is dipped in it? जब कॉपर सल्फेट का सल्यूशन में हम आयरन नेल डालते हैं तो उसमें क्या होता है? तो हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी थी, सेम वही चीज़ है। कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 एंड आयरन नेल डिप कर रहे हैं, मतलब उसमें हम लोग फेरस डाल रहे हैं, आयरन डाल रहे हैं, तो CuSO4 + Fe। तो यहाँ पर हमारा जो फेरस है, आयन है, वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो बना लेगा FeSO4 और Cu कॉपर हमारा हो जाएगा अलग, जिसमें हमारा CuSO4 होता है ब्लू कलर में, और जब वो फेरस सल्फेट बना लेता है FeSO4 तो आप सोल्यूशन देखेंगे ग्रीन कलर का हो जाता है। बहुत मज़ा आता है ये प्रैक्टिकल करने में। आई होप आपको स्कूल में करवाया जाए, आप लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं, अदरवाइज़ यूट्यूब वीडियोज़ पर आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा वो देखने में। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्यों कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 सब्सटेंसेस कंबाइन होते हैं ताकि हमारा थर्ड न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो सके। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका जस्ट वाइस वर्सा है, जिसमें एक इकलौता अलग से जो हमारा कंपाउंड होता है वो अलग अलग कॉम्बिनेशन कंपाउंड्स में स्प्लिट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑयल एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में बहुत प्रोबेबिलिटी आने की। ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन। तो इसका रीज़न बताना है वाई। तो ऑयल और फैट जैसे फूड
जस्ट लाइक आर स्नैक्स जो हम लोग खाते हैं, कुरकुरे, चिप्स और जो भी आप लोग खाते हैं, उसके पैकेट्स में हम लोग बोलते हैं ना हवा भरी हुई है, तो वो एक्चुअली होता क्या है, नाइट्रोजन। तो वो नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है? ये एक और प्रिवेंशन है हमारा रैंसिड चीज़ों को बचाने के लिए, रैंसिड होने से। रैंसिडिटी जो होती है, रैंसिडिटी जो होती है, तो जैसे हम लोग वो यूज़ करते हैं क्या, एसिटिक एसिड, विनेगर, तो उसकी जगह पर नाइट्रोजन की गैस भी उसमें फ्लश कर दी जाती है ताकि वो उसमें भरी रहे एंड फूड आइटम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक के चल सके, जैसे 6 से 8 महीने तक चल सके। ऑलराइट, तो वाई कैन नॉट अ केमिकल चेंज बी नॉर्मली रिवर्स? केमिकल जो चेंज होते हैं वो रिवर्स नहीं हो पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो वो इसलिए होता है क्योंकि केमिकल रिएक्शन जब भी हमारी हुई, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने आयन, अभी एक क्वेश्चन पढ़ा जिसमें हम कॉपर सल्फेट और आयन का रिएक्शन करवा रहे थे, जिसमें ग्रीन कलर का सोल्यूशन फॉर्म हो गया और कॉपर की लेयर हमारे आयरन के ऊपर चढ़ गई जो रेड कलर का हो गया। तो उस क्वेश्चन में हुआ क्या था, कॉपर ने क्या किया, फेरस ने डिस्प्लेस कर दिया था हमारे कॉपर को, आयन ने कॉपर को, एंड आयन ने जगह ले ली कॉपर की सल्फेट के साथ आयन बना करके। तो मैंने जो पढ़ाया था आप लोगों को रिएक्टिविटी के बारे में, तो रिएक्टिव ज़्यादा रिएक्टिव है हमारा फेरस, तो इसलिए वो रिवर्स नहीं हो पा रहा है। तो यही रीज़न होता है कि केमिकल रिएक्शन कभी रिवर्स नहीं हो पाती है, बिकॉज जब ज़्यादा रिएक्टिव आइटम अपना रिएक्शन कर दे तो वो लो रिएक्टिव आइटम पर कभी भी रिएक्ट नहीं कर पाता। और लास्ट क्वेश्चन, कैन रस्टिंग ऑफ आयरन टेक्स प्लेस इन डिस्टिल्ड वाटर? क्या डिस्टिल्ड वाटर में, जो हमारा आरओ वाटर कह सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, या हम लोग कह सकते हैं रेन वाटर जो है, तो रेन वाटर जो एटमॉस्फेयर के बाहर है, हमारे एटमॉस्फेयर में आने के बाद उसमें बहुत सारे डस्ट पार्टिकल मिक्सअप हो जाते हैं, तो जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें रस्टिंग पॉसिबल है या नहीं? तो उसका आंसर होगा नहीं, बिकॉज उसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल नहीं है, अलग से कोई केमिकल नहीं है, वो प्योर H2O है, तो इसलिए उसमें रस्टिंग नहीं हो पाएगी। तो हमारे पास और भी क्वेश्चंस है, और भी क्वेश्चंस के लिए आई कैन गिव यू नोट्स। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे।